नमस्कार साथियों, आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा है, सीबीडीसी से हो सकेगा सीमा पार भुगतान और सीमा पार भुगतान आसान बनाने की बात कही जा रही है। आगे बढ़ने से पहले अर्थात क्लास को शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुँचानी है। संस्कृति आईएएस के क्लासरूम में, और संस्कृति आईएएस आप कह सकते हैं, संस्कृति आईएएस ने 3 अक्टूबर से सामान्य अध्ययन का बैच शुरू हो रहा है। फाउंडेशन कोर्स, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जो हाइब्रिड कोर्स है, यह 3 अक्टूबर और 3 बजे शाम को दिल्ली केंद्र पर आप देखेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। कहने का मतलब ये है कि जो ऑफलाइन क्लास होगी वही आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में दिया जाएगा। यहाँ पर जो हमारी फैकल्टी हैं, अर्थात हमारे जो सर लोग हैं, आप देख ही रहे हैं, अखिल मूर्ति सर हैं, अमित सर हैं, AK अरुण सर हैं, लगातार आप ये देख रहे हैं। साथ ही साथ CBP सर हैं, कुमार गौरव सर हैं, राजेश सर हैं और रितेश सर हैं। तो चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, यहाँ पर देखिए, ये कहा गया है CBDC कैन मेक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एफिशिएंट, सेज दास। जो शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने कहा है कि यह एफिशिएंट तरीके से भुगतान को आसान बनाएगा या भुगतान को एफिशिएंट बनाएगा। क्या बात है, इसको देख लेते हैं। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने फिनाले, किसके फिनाले, तो G20 टेक स्प्रिंट के फिनाले को संबोधित किया और अपने संबोधन में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। महत्वपूर्ण बात क्या है, उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने से जो सीमा पार भुगतान है वह अधिक कुशल बनेगा और कुशलतापूर्वक भुगतान किया जा सकता है। अब यहीं पर समझ लेते हैं G20 टेक स्प्रिंट क्या है। दरअसल RBI और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने 4 मई 2023 को G20 टेक स्प्रिंट 2023 के शुभारंभ की घोषणा की। अब ये क्या है, दरअसल एक वैश्विक प्रतियोगिता है। वैश्विक प्रतियोगिता किससे संबंधित है, तो जो नवीन प्रौद्योगिकी है, उन प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो भुगतान है, भुगतान कैसा, सीमा पार भुगतान, अर्थात एक देश का दूसरे देश में भुगतान, उसको आसान बनाने से संबंधित, प्रौद्योगिकी को अपनाने से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, तो वही नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों के द्वारा जो सीमा पार भुगतान है उसमें सुधार करना। इन बातों को समझने के साथ अब बात ये आती है कि उन्होंने, अर्थात शक्तिकांत दास ने अपने संबोधन में क्या कहा। उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से हमें निपटना है। चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो एक तो जो भुगतान होता है और मुद्रा अर्थात कैश में जो लेन देन होता है उसकी लागत अधिक होती है। साथ ही साथ इसकी गति, अर्थात आप मोबिलिटी देखेंगे तो मोबिलिटी कम होती है। मोबिलिटी कम क्यों होती है, मान लीजिए आपके पास कैश है और उस कैश को जब तक जा कर के आप बैंक में जमा नहीं करेंगे तब तक वो आपके जब तक आपके खाते में क्रेडिट नहीं होगा तब तक आप किसी व्यक्ति को डिजिटल फॉर्मेट में भुगतान नहीं कर सकते, अगर एक देश से दूसरे देश में करना हो तो। ठीक है, एक तो ये बात है। तो यहाँ पर इसकी गतिशीलता कम हो जाती है। दूसरी बात, इसकी सीमित पहुँच है और उसके अलावा अपर्याप्त पारदर्शिता है। पारदर्शिता अपर्याप्त क्यों है, क्योंकि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से या कोई व्यक्ति अवैध तरीके से ब्लैक मनी बनाया है तो ये पारदर्शिता का भी अभाव देखने को मिलता है। किस व्यक्ति को कितना कैश में भुगतान हुआ, कितना कैश मिला, इसको ऑडिट नहीं किया जा सकता। तो एक तो ये भी समस्या है। मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या अपने आप में है ही। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब सीधा सीधा सा यह है कि अगर किसी इलीगल सोर्स से आपने पैसा कमाया है और कमा करके किसी चैनल के माध्यम से आप उसे लीगल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग है। तस्करी के माध्यम से, मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से मुझे पैसा मिला और उस पैसे को मैंने एक शेल कंपनी बना दी और शेल कंपनी के माध्यम से कहीं निवेश कर दिया और हमने ये दिखा दिया कि हमने यहाँ पर निवेश किया था, यहाँ से मुझे प्रॉफिट हुआ था, और इसी पूरी गतिविधि को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। आतंकी वित्त पोषण, तो भारत में जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद है, जैसे पाकिस्तान से भारत में आतंकवादियों को बड़े पैमाने पर वित्त पोषण किया जाता है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह भी हमारे सामने एक समस्या है। ये तभी हो पाता है जब हम कैश में मनी छापते हैं और कैश में हम लेन देन करते हैं। अगर ये डिजिटली फॉर्म में होने लगे तो फिर ये समस्या
अपने आप दूर हो जाएगी। अर्थात इनका वित्त पोषण नहीं होगा तो इनकी चेन नहीं चल पाएगी, और फिर वित्त पोषण नहीं होगा, चेन नहीं चलेगी, तो इनकी गतिविधियां अपने आप कम हो जाएंगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शक्तिकांत दास ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जो नवंबर 2022 में इन्होंने क्या किया था, थोक मूल्य में अर्थात थोक भुगतान के क्षेत्र में और खुदरा भुगतान के क्षेत्र में इन्होंने प्रयास किया है। कैसा प्रयास किया है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया था। ये कब किया था, तो थोक मूल्य के लिए नवंबर 2022 और खुदरा के लिए दिसंबर 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। अब ये क्या है, इसको भी समझ लेंगे। फिलहाल लक्ष्य क्या रखा गया है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 10 लाख हमें क्या बढ़ाना है, तो भुगतान को बढ़ाना है। ये कब तक के लिए कहा गया है, तो 2023 के अंत तक हमें इसे पूरा कर लेना है, ऐसा जो आरबीआई है उसका कहना है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, वर्तमान में जो खुदरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसका उपयोग कितना है, तो प्रतिदिन ये बताया जा रहा है कि 5 से 10 हज़ार इसके माध्यम से लेन देन होते हैं। अब यहाँ पर जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि पायलट प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जब लॉन्च करने की बात आती है, तो कोई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम कोई व्हीकल बनाएं, डमी के तौर पर हमने व्हीकल बनाया, तो सबसे पहले हम उसे किसी ऐसे रोड पर जहाँ दुर्घटना की संभावना कम हो वहाँ पर उसे ले जाते हैं, चलाते हैं, अर्थात टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या समस्या आ रही है, फिर उसे फुल फ्लैश में हम मार्केट में उतारते हैं। तो दरअसल जब कोई ऐसी परियोजना होती है तो उसे कुछ चिन्हित क्षेत्रों में लागू करके देखा जाता है कि इसकी सफलता की दर कैसी है, साथ ही साथ ये जो परियोजना हम शुरू किए हैं इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, और जब समस्याओं को हम कंसीडर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उसे फुल फ्लैश में लागू कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब बात आती है डिजिटल भुगतान के आंकड़े क्या कहते हैं। तो डिजिटल भुगतान के आंकड़े प्रति माह 10 अरब भुगतान किए जाते हैं। 70 से अधिक हमारे देश में मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिनके माध्यम से डिजिटल भुगतान किया जाता है। यहाँ पर 50 मिलियन से अधिक जो व्यापारी हैं वो यूपीआई का भी प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात इसके एडॉप्टेशन की जो मात्रा है, संख्या है, वो ज़्यादा है। लगातार लोगों के पास स्मार्टफोन बढ़ता जा रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेशन बढ़ता जा रहा है, वित्तीय समावेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यह भी गतिविधियाँ तेज होती जा रही हैं। अब इससे जुड़ी और कौन सी बातें हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि जब हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है। सेंट्रल बैंक करेंसी को समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेंट्रल बैंक अर्थात भारत के केंद्रीय बैंक ने इसे जारी किया है। क्या है ये, डिजिटल करेंसी है जो भौतिक रूप में हमारे पास नहीं दिखाई देती, लेकिन हमारे अकाउंट में दिखेगा और वहाँ से हम लेन देन कर सकते हैं। किसी को भुगतान करना हो, पेमेंट करना हो या पेमेंट लेना हो, तो हम ये कार्य कर सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता इसलिए है कि वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग हमने समझ लिया। उसके जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं जो पूरे विश्व की जीडीपी है उसका 2 से 5% ये मनी लॉन्ड्रिंग के आंकड़े देखे जाते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। लगभग ये बताया जा रहा है कि 800 बिलियन से 2 ट्रिलियन डॉलर के करीब ये हैं, लगभग में अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य अनुमान ये बताते हैं कि इसे 300, ये जो पूरा आंकड़ा है यह 3 ट्रिलियन डॉलर के करीब हो सकता है। और जो राष्ट्रों के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों पर रोक लगा करके उसे रोक लिया जाता है, उसका आंकड़ा भी लगभग 3 बिलियन डॉलर वार्षिक के करीब है। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये आंकड़ा इसमें जुड़ जाए तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन गतिविधियों को हमें रोकना है और आतंकवादी जो वित्त पोषण है उन सभी गतिविधियों को रोकना है। इसके लिए भारत सरकार ने प्रयास क्या किया है, तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लाया गया है सरकार के द्वारा, मतलब आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई केवल यही नहीं की है, उसने आरबीआई ने जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा भी दिया है कि इस क्षेत्र में हम लगातार बढ़ावा दें। साथ ही साथ प्रतिबद्ध फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है जो इसे बढ़ावा देने का कार्य करेगा। यहाँ पर फिनटेक को समझना ज़रूरी है। फिनेंस के क्षेत्र में अर्थात वित्तीय क्षेत्र में जब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो उसे कहा जाता है फिनटेक। जैसे डिजिटल हम भुगतान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं,
टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का मतलब मोबाइल का प्रयोग करके, इंटरनेट का प्रयोग करके, ठीक है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की भी स्थापना की गई है ताकि इसे बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई ने एक नियामक सैंडबॉक्स ढांचे की भी स्थापना की है। अब सवाल यह है कि ये नियामक सैंडबॉक्स ढांचा क्या है। नियामक सैंडबॉक्स का ढांचे का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आप एक फिनटेक कंपनी है, आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया और मोबाइल एप्लीकेशन बना करके आपने सरकार से ये कहा कि इसे लागू कर दीजिए, इसे मतलब पब्लिक डोमेन में जाने दीजिए। आरबीआई ने यह कहा कि ये वित्तीय लेन देन से संबंधित है, नुकसान हो सकता है किसका, हमारे उपभोक्ताओं का, ग्राहकों का। तो एक काम करिए, सबसे पहले एक हम आभासी तंत्र बना देते हैं। उस आभासी तंत्र में आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को उतारिए और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम भुगतान करेंगे और स्वीकार करेंगे, और उस पर हम यह भी देखेंगे, बाहर से उस पर अटैक भी करेंगे, क्या उसको तोड़ा जा सकता है। अगर तोड़ा नहीं जा सकता, सब कुछ ठीक रहा, अर्थात हमने प्रयोग कर लिया एक नियामकी सैंडबॉक्स के माध्यम से और देख लिया कि इसमें कोई कमी नहीं है, तब इसे लागू किया जाएगा। तो ये है नियामक सैंडबॉक्स, अर्थात एक इकोसिस्टम बना दिया गया है जहां पर आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन एक उदाहरण है इस क्षेत्र से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीय बैंक डिजिटल जो मुद्रा है इसके बारे में समझ लेना ज़रूरी है। तो जब हम मुद्रा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मुद्रा क्या है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा क्या करता है, तो माध्यम है। किसका माध्यम है, विनिमय का माध्यम है। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो मुद्रा में उसका मूल्य देखा जाता है, फिर उसके हिसाब से आप भुगतान करते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब मुद्रा में हम बात कर रहे हैं डिजिटल मुद्रा की। अब डिजिटल मुद्रा भी दो प्रकार की है। एक तो हमने कहा कि जो केंद्रीय मुद्रा कैसा, तो यहाँ पर डिजिटल मुद्रा की बात की जा रही है। केंद्रीकृत आप कह सकते हैं, केंद्रीकृत मुद्रा, और दूसरा विकेंद्रीकृत मुद्रा, ठीक है। ये दो प्रकार की मुद्रा है। केंद्रीकृत का मतलब यह है कि इसे जारी किसने किया है, आरबीआई ने जारी किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। और जारी किया है तो स्वाभाविक सी बात है आरबीआई का इस पर नियंत्रण है। नियंत्रण होने के साथ साथ इसके मूल्य में फ्लैक्चुएशन नहीं होगा, आरबीआई नियंत्रित कर रही है। दूसरी बात यह है विकेंद्रीकृत, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं, तो एल्गोरिद्म, जटिल एल्गोरिद्म का प्रयोग करके इसे बनाया तो गया है, ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग करके दोनों को बनाया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है जितने भी इस तरह की मुद्राएं हैं उसको कोई एक व्यक्ति नियंत्रित नहीं करता, उसे बहुत से लोग नियंत्रित करते हैं। तो इसमें फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा, अनिश्चितता देखने को मिलेगी, और एक कोई नियंत्रक नहीं होगा। जबकि यहाँ पर जो सीबीडीसी है, नियंत्रक कौन है, आरबीआई है। तो एक तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया। दूसरी बात ये है कि जो सीबीडीसी है इसके दो प्रकार हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया। CBDCR अर्थात रिटेल का मतलब खुदरा लेन देन के लिए इसे जारी किया गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और ये जो संस्करण है ये सभी के लिए उपलब्ध है, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कौन है, CBDCW अर्थात थोक लेन देन के लिए इसे जारी किया गया है। कौन कर सकता है, तो दो बैंकों के मध्य अगर मुद्रा का हस्तांतरण करना है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ प्रतिभूति या वित्त बाजार में यदि निवेश करना है तो इसका प्रयोग किया जाएगा। ये दो प्रकार के हैं, ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पर बात ये की जाती है डिजिटल भुगतान में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है। तो पहले से ही भारत इस क्षेत्र में अग्रणी है। भारत जब मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया और डीमोनेटाइजेशन आप कह सकते हैं, जब डीमोनेटाइजेशन किया गया उसके बाद से इसका प्रचलन लगातार बढ़ा है। लेकिन अभी भी जब छोटे लेन देन की बात होती है तो इसके लिए हम नकदी का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात की जा रही है कि एक सर्वेक्षण किया गया था फरवरी 2020 में, और सर्वेक्षण बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा किया गया था
केंद्रीय बैंक एक सर्वेक्षण किए और केंद्रीय बैंकों के माध्यम से जो सर्वेक्षण किया गया, इसमें जो प्रतिक्रिया दिए कुल 66 बैंक थे, इसमें 80% बैंकों ने ये कहा कि हम CBDC के प्रयोग के लिए परियोजनाएं शुरू कर चुके हैं और साथ ही साथ इसके जो लाभ हैं और या उसके जो प्रभाव हैं हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसका एडॉप्टेशन पूरे विश्व में लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर बात किया जाए तो इसका महत्व क्या है, तो एक तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप देखते हैं जब मुद्रा जारी किया जाता है, प्रिंट किया जाता है और उसका वितरण किया जाता है, उस पर खर्च सरकार का ज़्यादा आता है। जैसे जब आप उसके लिए कागज़ मंगाते हैं, फिर उसके साथ साथ उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट के बाद उसको वितरित करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, अगर बीच में अगर लूट लिया गया तो समस्या। तो ये जो लागत है डिजिटल करेंसी के आने से कम हो जाएगा, नकदी के उपयोग में कमी हो जाएगा और न केवल नकदी के उपयोग में कमी आएगी, RBI इसको ट्रैक भी तो कर सकती है, साथ ही साथ इसको नियंत्रित भी तो कर सकती है कि कहाँ पर कितना भुगतान किया गया, किस लिए किया गया। ठीक है, ये आसान हो जाएगा। साथ ही साथ इसके माध्यम से वित्तीय समावेशन भी आसान हो जाएगा। कैसे? आप जब इसका भुगतान करेंगे, मान लीजिए रिटेल के लिए, तो आपके लिए एक अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट खोलेंगे अर्थात वित्तीय समावेशन बढ़ गया और वित्तीय समावेशन के साथ साथ तकनीकी के क्षेत्र में भी आपकी बढ़त ज़्यादा होगी, अर्थात आप उस क्षेत्र में भी कदम बढ़ाएंगे तो वित्तीय समावेशन इससे बढ़ेगा। लेकिन इसके कार्यान्वयन में समस्या है। समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो खुदरा और थोक मूल्य के लिए क्या अलग अलग होगा, अर्थात वितरित खाता होना चाहिए, किस खाते के माध्यम से करेंगे, एक केंद्रीकृत खाता होना चाहिए, साथ ही साथ यह भी प्रौद्योगिकी का विकल्प अलग अलग होना चाहिए या एक ही होगा। साथ ही सत्यापन तंत्र की बात करें तो क्या सत्यापन जो भुगतान किया गया वो RBI करेगा या बैंक करेंगे, इसको लेकर के अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो विश्व स्तर पर, ये तो भारत की बात हो गई, विश्व स्तर पर कौन कौन से देश प्रयास कर रहे हैं, तो USA भी प्रयास कर रहा है, EU भी प्रयास कर रहा है, चीन भी प्रयास कर रहा है, इस क्षेत्र में कार्य ये लोग कर रहे हैं। अक्टूबर 2020 से ही इस दिशा में ये लोग कार्य कर रहे हैं। बहामास ने दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया। फिनलैंड और डेनमार्क की बात करें तो इन लोगों ने इस प्रयास को रद्द कर दिया है। तो ये नेगेटिव एक डाटा हमारे पास है। इससे संबंधित बातों को समझने के बाद अब देख लेते हैं कि क्या प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में पूछा गया है इससे संबंधित सवाल या नहीं पूछा गया। तो ये देखिए 2017 UPSC में सवाल पूछा गया है और इसके साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी सवाल पूछा गया है। उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग से में कैसे योगदान देते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत उपाय की चर्चा करें। ये पूछा गया है UPSC मेंस 2021 में। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए इसके अनुप्रयोगों को आप बता सकते हैं। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को अगेन हैप्पी टीचर्स डे।